हेलो गाइस, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। हमने अपनी पिछली वीडियो में प्रीएम्बल को पूरा किया था। आज हम इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ाएंगे। तो यही कोशिश रहेगी कि आपको कम टाइम में मैं ज़्यादा जल्दी टॉपिक क्लियर करा सकूं। आपके काफ़ी कमेंट्स भी मैंने पढ़े, बहुतों ने मुझे कहा कि मैम आप इंग्लिश में करा दीजिए। तो मैं ये सोचती हूँ कि पूरा सिर्फ एक ही लैंग्वेज में ना करा के मैं इसलिए इंग्लिश हिंदी दोनों यूज़ करती रहती हूँ बीच में, ताकि दोनों को ही आप जो इंग्लिश वाले हैं उनको इंग्लिश में कोई दिक्कत ना हो, जो हिंदी वाले हैं उनको वैसे दिक्कत ना हो। तो मैं आगे भी कोशिश करूँगी कि और अच्छे से मैं इंग्लिश में भी समझा पाऊँ आपको। तो आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 कहता है हमारा संघ और उसके राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। आप लोग अपने अपने बेयर एक्ट लेके बैठ जाइए प्लीज़, और जब भी आगे से मेरी वीडियो सुनेंगे ये आप अपने साथ पहले बेयर एक्ट तैयार रखेंगे। बेयर एक्ट खोलकर और एक्ट में से हम लोग पढ़ते चले जाएंगे और डिस्कस करते चले जाएंगे कि कौन सा आर्टिकल क्या बात कह रहा है। और क्योंकि एक्ट हमारे पास जो होते हैं मोस्टली वो डायग्लॉट होते हैं, दोनों लैंग्वेजेस में होते हैं, तो समझने में आपको दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पार्ट 1 जो है वो 4 आर्टिकल्स में डिवाइड है, उसमें 4 आर्टिकल आता है। तो उसमें पहला आर्टिकल क्या कहता है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। इसमें पहला पॉइंट क्या कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यहाँ से एक प्री का क्वेश्चन बनता है जो आपको याद रखना है। प्री का क्वेश्चन क्या बनता है कि हमारे भारतीय संविधान में भारत को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो आपको याद रखना है कि इंडिया नाम से संबोधित किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भारत को इंडिया भी कहा गया है। क्लियर। सेकंड पॉइंट कहता है कि राज्य और उसके राज्य क्षेत्र कौन से होंगे, तो वो होंगे जो फर्स्ट शेड्यूल में दिए हुए हैं हमारे। ठीक है, राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो फर्स्ट शेड्यूल में दिए हुए हैं। थर्ड पॉइंट कहता है कि अच्छा कौन कौन से राज्य क्षेत्र इसमें शामिल कर सकते हैं। तो उन्होंने 3 तरीके के एरियाज बताए हैं। पहला जो राज्य क्षेत्र हैं यानी कि टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स हैं। दूसरा फर्स्ट शेड्यूल में दिए हुए संघ राज्य क्षेत्र जो यूटी दे रखी है, यूनियन टेरिटरीज दे रखी हैं फर्स्ट शेड्यूल में, वो भी इसमें शामिल होती हैं। और तीसरा जो हम अर्जित करेंगे, ठीक, जो हम किसी से एक्वायर्ड करेंगे वो एक्वायर्ड एरिया भी हमारा अपना ही माना जाएगा। क्लियर। तो ये आर्टिकल 1 इसमें क्लियर होता है। इसमें कुछ ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आर्टिकल 1, 2 और 4 जो हैं इसमें मैंने लिखा हुआ भी है, ये आपके प्री लेवल के हैं। आपको सिर्फ इनको याद रखना है कि किस आर्टिकल में क्या बात है। दूसरे आर्टिकल में आते हैं हम। दूसरा आर्टिकल कहता है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्टेट। तो यहाँ पर हमारे यहाँ जैसा आप जानते हो कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट को फुल पावर है, वो कुछ भी कर सकती है, कि कोई भी लॉ तैयार करवा सकती है, किसी भी तरीके का अमेंड कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आर्टिकल 2 में भी पार्लियामेंट को पावर है कि वो किसी भी नए राज्य का प्रवेश कर सकती है या उसकी स्थापना कर सकती है। कैसे, जैसा भी वो ठीक समझे। तो 2 पावर यहाँ से निकल कर आती हैं उसकी, एक तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट। अब यहाँ पर बात आती है कि नए राज्य के प्रवेश से क्या मतलब है। तो इससे ये मतलब है जो पहले से ही हमारे यहाँ विद्यमान है, जो पहले से ही हमारे पास है, उस राज्य में से अलग कर या जैसे भी वो हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे, आर्टिकल 3 में पढ़ेंगे सॉरी। तो उस तरह से जो स्टेट बनेगा वो हो गया नए राज्य में प्रवेश। और स्थापना से क्या मतलब है, जो हम किसी से एक्वायर्ड करेंगे। ठीक है, जो हम दूसरे से या कभी भी फ्यूचर में हम जिसे भी अर्जित करेंगे तो वो अर्जित क्षेत्र भी हमारा ही राज्य क्षेत्र होगा। हमने ये आर्टिकल 1 में पढ़ा है। तो यहाँ पर उसी राज्य की स्थापना से मतलब है कि अर्जित किया हुआ जो एरिया है उससे वही राज्य क्षेत्र मतलब रखता है। आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 3 मैंने यहाँ नहीं रखा है, पहले मैं आर्टिकल 4 पढ़ देती हूँ, उसके बाद में बताऊँगी आपको। तो आर्टिकल 4 कहता है कि फर्स्ट और 4th शेड्यूल में संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और परिणामिक विषयों पर उपबंध करने के लिए आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ, लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड 4th शेड्यूल and
सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। तो इसमें कौन कौन से मैटर्स हैं जिसमें वो किसी भी तरह का अमेंड या कुछ भी कर सकती है? तो वो तीनों मैटर इसमें यहाँ दे रखे हैं कि उसको सप्लीमेंट करने के लिए इंसिडेंटल है या कॉन्सिक्वेंशियल मैटर है, उसमें अगर इसको कोई भी विधि बनानी है तो वो किसके अंडर बनाएगी? आर्टिकल 2 और 3 के अंदर रहकर ही बनाएगी। इससे आप आर्टिकल 2 और 3 को अलग नहीं कर सकते आर्टिकल 4 से। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा कि बस इसको आप एक बार नज़र में निकाल लीजिए अपनी कि हाँ आर्टिकल 4 क्या कह रहा है। तो यहाँ पर भी संसद को पावर है कि अगर वो आर्टिकल कह रही हूँ, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में किसी भी तरीके का कोई लॉ बनाती है, उसके लिए कोई लॉ बनाती है, तो उसके लिए आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को साथ में रखेगी, उसके अंडर रहकर ही उसके लिए कोई विधि बनाएगी वो, अनुसूची 1 और अनुसूची 4 के लिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका कहता है, जो क्लॉज 2 है 4 का, वो ये कहता है कि इस प्रकार बनाई गई विधि आर्टिकल 368 में संशोधन नहीं होगी, नहीं मानी जाएगी। मतलब अगर इसके अंडर कोई भी लॉ आप तैयार करते हो तो उसका ये मतलब नहीं होगा कि आपने आर्टिकल 368 क्या कहता है, हमें अमेंड करने की पावर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपने आर्टिकल 368 के अंदर अमेंड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को। नहीं, उस आर्टिकल का इससे कोई लेना देना नहीं है, उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसा आप देख भी रहे होंगे कि उसमें लिखा है बेयर एक्ट में पूर्वक प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। क्लियर? नो सच लॉ एज अफोरसेड shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purposes of article 368। क्लियर? तो ये हो गए हमारे तीनों आर्टिकल। ये सिर्फ आपके लिए प्री के बेस पे इम्पॉर्टेंट है। मेंस के लिए आता है आपका आर्टिकल 3, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आर्टिकल 3 को जो आपको तैयार करना है वो आपको मेंस के पर्पस से तैयार करना है। तो हम आर्टिकल 3 देखते हैं क्या है। आर्टिकल 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, वो सब आर्टिकल 3 बताता है। तो यहाँ पर क्या कहा है इसमें, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि संसद को पावर है कि वो किसी राज्य, और इसका पहला, इसमें 5 बातें कही गई है, तो इसका जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग कर सकती है, या 2 या 2 से अधिक राज्यों या उनके भाग को मिला सकती है, या राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग को मिलाकर नया राज्य बना सकती है। क्या 3 बात आई कि भाई या तो एक स्टेट में के को सेपरेट कर दो, एक स्टेट में सेपरेशन कर दो, ठीक, या तो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट हैं उनको मिला दो, या उनके पार्ट को मिला दो, या उनमें से किसी के पार्ट को मिला दो। तीनों बातें आ गई भाई। पहली, एक स्टेट में से 2 अलग राज्य बना दो। दूसरी, 2 स्टेट ले लो या 2 से अधिक स्टेट ले लो, उनको जोड़कर मिला दो। तीसरी बात क्या आ गई कि एक स्टेट में से उसका कोई पार्ट ले लिया हमने और अपने राज्य में मिला लिया। तीनों बातें हो गई। अब इसमें जो बी पॉइंट है वो ये कहता है कि इसका जो एरिया है, संसद को पावर है कि वो उसे बढ़ा सकती है, इंक्रीज कर सकती है। सी कहता है कि उसको पावर है कि वो उसे घटा सकती है, उसको डिमिनिश कर सकती है। ठीक है। डी क्या कहता है कि उसमें ऑल्टरेशन कर सकती है किसी भी तरीके का, मतलब संसद को हर तरीके की हर चीज़ करने की पावर है भाई। इंक्रीज़ कर सकती है, डिमिनिश कर सकती है, ऑल्टरेशन कर सकती है उसकी बाउंड्रीज़ में। और 5वां क्या कहता है, उसके नाम में ऑल्टरेशन या उसका नाम चेंज करना। जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड का पहले नाम क्या था, उत्तरांचल था। ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो ये कि ये जो ओवरऑल सारा मैटर हमने ऊपर पढ़ा है कि किस तरह से राज्य का निर्माण होगा, क्या क्या संसद कर सकती है, वो सब कैसे करेगी, वो करेगी सिंपल मेजॉरिटी से। पार्लियामेंट को पावर है कि वो लॉ बनाकर सिंपल मेजॉरिटी से किसी भी राज्य की स्थापना कर सकती है। जैसा आप पॉइंट में देख भी रहे, सामान्य बहुमत से संसद विधि बनाकर नए राज्य की स्थापना कर सकती है। लेकिन अगर बात ये आ जाए कि कोई बिल है जो किसी नए स्टेट को फॉर्म कर रहा है, या उसका नाम बदलना है, या बाउंड्रीज चेंज होनी है, अगर कोई बिल इससे रिलेटेड है,
तो ऐसा बिल तब तक संसद में किसी भी सदन में नहीं जाएगा जब तक राष्ट्रपति खुद उसे रिकमेंड ना करें। पढ़ाई है आपने, इसके परंतुक में लिखा हुआ है पहले ही कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना। तो जब तक राष्ट्रपति खुद रिकमेंड नहीं करेंगे ऐसा कोई भी बिल किसी भी संसद के सदन में नहीं रखा जाएगा, किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में नहीं इंट्रोड्यूस किया जाएगा जब तक उस पर प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन ना दे दे अपनी। क्लियर। अब इसमें एक बात आती है कि 1960 में एक इसमें सवाल उठा था कि क्या पार्लियामेंट को इस आर्टिकल में ये पावर दी है कि क्या वो इंडिया के किसी स्टेट या यूटी को, मींस यूनियन टेरिटरी को, या उसके पार्ट को किसी भी फॉरेन कंट्री को दे सकती है। जब आप पढ़ेंगे इसको डीपली अपनी बुक से तब आपको ये मैटर उसमें पता चलेगा। 1960 में ये बात हुई थी। तो इसमें क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने, हमारे राष्ट्रपति ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट को ये मामला भेजा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो गवर्नमेंट का जो कंटेंशन था, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई ये पावर एग्जीक्यूटिव पावर में आता है और ये मामला एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ है। कौन से एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ था? ये इंडिया और पाकिस्तान के एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ मामला था, जिसको हम बेरूबरी एग्रीमेंट भी कहते हैं। इसे याद कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए कि 1960 में जो एक ये बात जो निकली थी, तो प्रेसिडेंट ने जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बेस पर सुप्रीम कोर्ट को जब ये मामला भेजा तो उन्होंने ये बताया कि उनको पावर है कि भाई जो एग्जीक्यूटिव पावर में आता है गवर्नमेंट की, और जो ये मामला एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ है, ये इंडिया पाकिस्तान के एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ था मामला, जिसको हम बेरूबरी एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक। और इसे हम आर्टिकल 3 में दे रहे हैं। तो उन्होंने ये बात उनसे पूछी कि क्या इसे आर्टिकल 3 के अंडर दिया जाता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मैटर गया, कि सिंपल और शॉर्ट में आप समझिए इसको, कि भाई हमारा क्षेत्र है और हम सरकार चला रहे हैं, तो क्या हमें पावर है, हमारी पार्लियामेंट को ये पावर है कि हम अपना कोई भी क्षेत्र किसी फॉरेन कंट्री को उठाकर दे देंगे? समझने वाली बात है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा, पहले तो इसमें गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि क्या इसमें लेजिस्लेटिव एक्शन ज़रूरी है लेना, मतलब क्या ये पावर है कि बिना इसमें अमेंड करे, आर्टिकल का यूज़ करे बिना, वो अपनी एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में उसको दे सकती है? मतलब आर्टिकल 3 में, ये जो आर्टिकल 3 है ये उसकी एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी है अपनी गवर्नमेंट की, तो क्या वो इसके तहत उसे दे सकती है या 368 में अमेंड करना पड़ेगा इसके लिए? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 3 में पावर दी गई है संसद को कि स्टेट की बाउंड्रीज़ को इंक्रीज़ या डिमिनिश कर सकती है ना, ये मामला केवल इंडिया के इंटरनल मैटर से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ क्लियर कर दिया कि भाई तुमने तो कह दी, क्वेश्चन उठा दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, किसी भी स्टेट को देना ना देने की तो बात अलग है। उन्होंने कहा अगर भारत का राज्य क्षेत्र है और वो उस क्षेत्र को किसी भी उसमें से अलग कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, अगर किसी राज्य में से किसी पार्ट को निकाल भी रहा है, तो वो उसका अपना इंटरनल मैटर है। क्लियर। आर्टिकल 3 में जो डिमिनिश की जो बात वो कर रही है बाउंड्रीज़ को, इसका मतलब ये नहीं है कि वो घटाकर किसी दूसरे देश को दे देगी, वो आप अपने ही राज्य क्षेत्र में ही किसी को दे सकते हो। फॉरेन कंट्री को देने की बात जहाँ तक है, वहाँ पे आपको 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना पड़ेगा, तब जाके आप इस बात को आगे बढ़ा सकते हो कि आपको किसी फॉरेन कंट्री को देना है या नहीं देना। ये आप तब करोगे जब आप 368 के अंडर इसमें अमेंड कर दोगे। जब ये मैटर सारा क्लियर हो गया कि भाई किसी को हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दी कि नहीं भाई ये आप ऐसे नहीं दे सकते हो, ये इंटरनल मैटर है हमारा,
और अगर आपको देना है या जो भी कुछ करना है उसके लिए आपको आर्टिकल 368 में अमेंड करना पड़ेगा। ये सब जब मैटर निपट गया तो इसके बाद ही 9th अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नहीं सॉरी, अब इसमें एक केस लॉ आता है, जैसा आप नीचे देख भी रहे हैं कि मगन भाई वर्सेस भारत संघ 1969। ठीक है, इसमें क्या बात उठी थी, इसमें ट्रिब्यूनल्स की बात उठी थी कि अगर ऐसा कोई मैटर, ऐसी कोई बाउंड्रीज़ का डिस्प्यूट अगर कोई है और वो ट्रिब्यूनल्स के पास है तो क्या होगा इसमें, मतलब ट्रिब्यूनल से अगर ऐसा कोई मामला निकल कर आता है तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन यही जजमेंट दिया था कि आर्टिकल 368 में अमेंड करने के लिए उसमें ज़रूरत नहीं है। इसलिए इसमें गवर्नमेंट अपनी एग्जीक्यूटिव पावर यूज़ कर सकती है, यानी कि इसमें अगर कोई मैटर ऐसा ही बाउंड्रीज़ का ट्रिब्यूनल से निकल कर आता है तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 3 से ही गवर्नमेंट अपने आप इसको सॉर्ट आउट कर सकती है क्योंकि वो इंटरनल मैटर ही है। क्लियर? तो ये था आपका आर्टिकल 3 और यहीं हमारा निपटता है पूरा पार्ट 1। इससे ज़्यादा इसमें कुछ बचा नहीं है पार्ट में, तो आज बस वीडियो इतनी रखेंगे और कल हमारा शुरू हो जाएगा सिटीज़नशिप, तो पार्ट 2 में आता है वो, कल से हम वो शुरू करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने कोशिश तो की है काफ़ी समझाने की। अब बाकी मुझे आपके कमेंट्स देख के ही पता चलेगा कि आपको कहाँ तक समझ में आया। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इसी चैनल के नाम से, द माइंड मेंटेनर। तो आज की वीडियो बस इतनी। थैंक यू।